So today we will discuss about the NORCET NCLEX क्वेश्चंस। जो भी NCLEX के क्वेश्चंस है जो NORCET में पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस है वो NORCET में आते भी है। तो क्या करने लगे हैं NORCET में आजकल, जो भी एम्स का पेपर है वो क्या है, क्लिनिकल बेस्ड आने लगे। क्लिनिकल बेस्ड में हम NCLEX ही पढ़ते हैं। NCLEX बुक ही बेस्ट है फॉर क्लिनिकल क्वेश्चन के लिए। तो जब तक हम क्लिनिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो समझ में नहीं आता है, सारे ऑप्शन ही ठीक लगते हैं, NCLEX कैसा होता है। तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे। साइड बाय साइड टॉपिक्स भी चल रहे हैं, हमारे OBG चल रही है, इसके साइड बाय साइड हम MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि MCQ प्रैक्टिस मोर इम्पोर्टेंट है NORCET एग्जाम के लिए। तो अगर आप MCQ के 100 क्वेश्चंस पर डे भी करते हो ना किसी भी बुक से, मान लो आपको PR यादव या टर्निंग पॉइंट जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो टारगेट है, तो उससे 100 क्वेश्चन पर डे करते हो तो आपके 10 से 20 क्वेश्चन आपको NCLEX के भी सोल्व करने हैं। इससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब जब भी आप NCLEX के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, उसका जो भी रेशनल है वो पढ़ना है अच्छे से, आपको देखना है कि उसका आंसर ये क्यों गया है, और बाकी जो ऑप्शंस है उसके रेशनल भी पढ़ने हैं कि वो ऑप्शंस क्यों नहीं गए हैं। तो NCLEX की बुक में वो सारा दे रखा है। हम भी यही डिस्कस करेंगे कैसे सोल्व करना है क्वेश्चंस को। 4 ऑप्शंस पढ़ेंगे, 4 ऑप्शंस में बाकी जो ऑप्शंस है उसका आंसर क्यों नहीं गया या आंसर क्यों गया है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फिजिकल विच क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि वर्ड्स का कि क्या पूछा गया, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सारे वर्ड्स, ठीक। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्लाइंट विथ हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। तो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी सबसे पहले तो होता क्या है कि इसमें क्या होता है, जो हार्ट मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, ठीक है। हार्ट मसल्स में थिक होने की वजह से क्या हो गया, कौन सा ड्रग्स इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव आइनोट्रोप्स। हमें पॉजिटिव आइनोट्रोप्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये करता क्या है। ये क्या करता है कि इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द हार्ट मसल्स, ये हार्ट मसल की कॉन्ट्रैक्ट। तो पॉजिटिव आइनोट्रोप्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, सबसे पहले तो जो भी डाइजोक्सिन हो गया वो भी इसी में आती है, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स में आती है, ठीक है। ADR हो गया, एड्रेनलिन जो है, नोरेपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ठीक है। डोपामिन, ये सारी क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रोप्स होती है जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो अगर हम पॉजिटिव आइनोट्रोप्स इसमें देंगे तो ये क्या करेगा कि ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर मायोकार्डियल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या होगी, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्टिसिटी क्या हो गई, अगर इंक्रीज हो गई तो ये क्या करेगा, जो भी उसका आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अगर ऑब्स्ट्रक्शन को इंक्रीज कर देगा तो जो क्लाइंट है विथ हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी उसकी जो कंडीशन है वो और बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये कभी भी पॉजिटिव आइनोट्रोप्स कार्डिक मायोपैथी में नहीं देते हैं, ठीक है। वेसोडाइलेटर्स क्या होते हैं कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वेसोडाइलेटर्स के लिए, ठीक है, हम दे सकते हैं, प्रिस्क्राइब नहीं करते फिर भी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। डायरेक्टिक्स क्या होते हैं कि अगर पेशेंट में क्या हो रहा है, हाइपर वॉल्यूमिया हो रहा है, तो उस जो भी वॉल्यूम उसका इंक्रीज हुआ है उसको यूरिन के थ्रू उसका आउट करने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्टिक्स देते हैं, जैसे लासिक्स हो गया, ये सब देते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स में डाइट्रो, लासिक्स वगैरह। फिर एंटी डिसरिथमिया क्या होते हैं, ये जो भी डिसरिथमिया होता है, वेंट्रिकुलर डिसरिथमिया जो हो गया, ठीक है, इन सबको एट्रियल हो गया, इन सबको प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। तो ये भी इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा A। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन है विच साइन ऑफ सिम्टम ऑफ एन एलर्जी अटैक। जो भी एलर्जी अटैक होता है वो किसको इंक्लूड, विच ऑफ द फॉलोइंग किसको, जो भी एलर्जी अटैक हुआ है वो इनमें से किस साइन को क्या करेगा, शो करेगा। तो वीजिंग ऑफ इंस्पिरेशन। तो सबसे पहले वीजिंग क्या होगी, इंस्पिरेशन पे नहीं, एक्सपीरेशन पे वीजिंग होगी। जब पेशेंट एक्सपायर करेगा, इनहेल नहीं एक्सहेल करेगा, उस टाइम पे क्या होगी, वीजिंग साउंड होगी। तो एलर्जी का साइन एक्सपीरेशन पे होगा, ठीक है। फिर दूसरा होता है इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। रेस्पिरेटरी रेट प्रोबेबली इंक्रीज नहीं होती है, रेस्पिरेटरी रेट मतलब डीप हो सकता है, रेस्पिरेशन इंक्रीज नहीं होगी रेट, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। सर्कमोरम साइनोसिस, जो साइनोसिस होता है वो जैसे ही पेशेंट को क्या होगा, एलर्जी अटैक होगा, तो मतलब एकदम से साइनोसिस नहीं होता है, पहले और साउंड्स होते हैं, बीजिंग साउंड आएगी एक्सपिरेशन पे, वो सारे थोड़ी सी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग की, डीप रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट में मोस्टली इंक्रीज नहीं होता है और ना ही कोई साइनोसिस अर्ली स्टेज में होता है, ठीक है।
फिर प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन, यहाँ ये होगा प्रोलॉन्ग रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही एल्वुलाई क्या होगी, डिस्टेंडेड हो गई और एयर ट्रप हो गई एल्वुलाई में, ये एल्वुलाई इसमें एयर ट्रप हो गई और ये डिस्टेंडेड हो गई, तो इसमें क्या होगा कि प्रोलॉन्ग एक्सपिरेशन होगा, ठीक है, उस वजह से। तो इसका आंसर जाएगा डी, ठीक है, तो आंसर होगा डी। फिर होता है थर्ड क्वेश्चन, उसमें क्या है, एक क्लाइंट कंफाइड्स टू द नर्स दैट ही टेस्टेड पॉइजन इन हिज मील, ठीक है, एक क्लाइंट नर्स को आके बोलता है कि जो उसके मील है, इवनिंग मील, उसमें क्या है, पॉइजन है। तो दिस वुड बी द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन क्या होता है कि हमें जो चीज़ है नहीं उसका परसेप्शन होना, ठीक है, जैसे कोई चीज़ मान लो कोई बोल रहा है कि मुझे ये सब सुनाई दे रहा है, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं सुनाई दे रही, केवल क्लाइंट को सुनाई दे रही है, तो वो उसको क्या हो गया, एक ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो गया, ठीक है। फिर गस्टेटरी हेलुसिनेशन में क्या होता है कि जो चीज़ उसको है नहीं, मतलब लाइक पेशेंट को एक परसेप्शन, एक सेंसेशन हो रहा है किसी चीज़ का, कि मैंने जैसे कोई चीज़ है ही नहीं, कि उसको कड़वा लग रहा है या कैसा भी चीज़ का, मतलब एक सेंसेशन ऑफ टेस्ट हो रहा है, ठीक है, दैट इज गस्टेटरी, ठीक है। ऑल्फैक्टरी क्या हो रहा है, ठीक है, सेंसेशन में, गस्टेटरी में क्या होगा, सेंसरी परसेप्शन ऑफ द टेस्ट होगा। ऑल्फैक्टरी में क्या होगा कि इन्वॉल्व द सेंसरी परसेप्शन ऑफ द स्मेल, ठीक है। ऑल्फैक्टरी नोज से ले लेंगे तो स्मेल का सेंसेशन उसको है नहीं, बट एक परसेप्शन है, ठीक है, वो क्या है, स्मेल का, तो ये ऑल्फैक्टरी होगा। विसरल क्या होता है कि हेलुसिनेशन इन्वॉल्व सेंसरी परसेप्शन ऑफ द सेंसेशन, ठीक है, सेंसेशन का उसको क्या होगा, परसेप्शन होगा, सेंसरी परसेप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा कि टेस्टेड पॉइजन इन हिज मील, तो गस्टेटरी हेलुसिनेशन टेस्ट का हो रहा है, तो इसका आंसर होगा बी। फिर होता है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स वुड बी एबनॉर्मल इन ए पोस्टपार्टल वुमन। जो पोस्टपार्टल वुमेन होती है, कौन सी फाइंडिंग्स एबनॉर्मल होगी, मतलब किस टाइम पे आपको अटेंशन की ज़रूरत होगी कि इस मोमेंट में हमें अटेंशन की ज़रूरत है, कि ये फाइंडिंग एबनॉर्मल है। तो सबसे पहले चीज़ शॉर्टली आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है, आफ्टर द डिलीवरी वुमन को क्या हो रहा है कि फील हो रहा है चीज़, तो फ्रिक्वेंटली मदर क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है सेकंड से इमिडिएटली आफ्टर द डिलीवरी, तो ये तो नॉर्मल होगा उस कंडीशन में, क्योंकि ये रिलेटेड जो भी नर्वस सिस्टम होता है और वेसोमोटर चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ये सब होता है, ठीक है। अगर ये फॉलोड बाय द फीवर नहीं है तो ये नॉर्मल है, पेशेंट को, जो भी वुमन है उसको फीवर नहीं होना चाहिए, और चिल शॉर्टली आफ्टर द डिलीवरी नॉर्मल है, ठीक है। फिर पल्स रेट 60 BPM इन मॉर्निंग ऑन फर्स्ट पोस्ट डिलीवरी डे, ठीक है, तो 16 BPM क्या है, पल्स रेट फर्स्ट पोस्ट पार्टल में क्या होती है, इमीडिएटली वो लो नहीं है, मे बी बट प्रेजेंट नो कॉज ऑफ अलार्म, ठीक है, ये इतनी भी लो नहीं है, इट्स नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड भी उसका लॉस हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी क्या करती है कि जो डिक्रीज प्रेशर इंट्रा एब्डोमिनली, जो प्रेशर डिक्रीज हुआ है उसके रिडक्शन की वजह से जो ब्लड फ्लो होता है वेसल्स में, वेस्कुलर बेड की वजह से ये इसका इतना पल्स रेट कम होता है, ठीक है। उसके बाद में बॉडी क्या करती है, हमारा जो थर्ड वन क्या है, तो यूरिनरी आउटपुट 3000 ml ऑन द सेकेंड डे ऑफ डिलीवरी। तो सेकेंड डे ऑफ डिलीवरी में क्या होता है कि आपका जो यूरिन आउटपुट है वो 2 लीटर से 3 लीटर तक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो किडनी क्या होती है, जो भी नॉर्मल प्रेगनेंसी के बाद में जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसको बाहर निकालने का ट्राई करती है, तो जितना भी 2 से 3 लीटर तक कितना होता है, नॉर्मल होता है सेकेंड डे ऑफ डिलीवरी, ठीक है। ओरल टेम्परेचर हमने जो क्लाइंट है उसका ओरल टेम्परेचर क्या मेजर किया, तो वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है थर्ड डे ऑफ डिलीवरी। तो ये अटेंशन की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमने ओरल टेम्परेचर चेक किया तो 100.4 to 100.4 डिग्री से ज़्यादा जो भी टेम्परेचर होगा वो उसमें अटेंशन की जरूरत है। मे बी पेशेंट को क्या है, इन्फेक्शियस प्रोसेस हो चुकी है किसी वजह से, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या करना है कि ये फीवर आ रहा है, तो मे बी कोई इन्फेक्शन की वजह से सबसे पहले क्या होता है, फीवर आता है। तो इसमें क्या आता है, हमको इसमें अटेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें सबसे आंसर ये जाएगा कि ये एक एबनॉर्मल फाइंडिंग है, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर, ठीक है। और नॉर्मल कितना होगा, 100.4 तक नॉर्मल होगा, 38 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, 38 डिग्री सेल्सियस है 100.4, ठीक है, दिस इज़ द नॉर्मल फाइंडिंग्स। तो इसका आंसर होगा डी।
फिर फिफ्थ क्वेश्चन आता है, ए 6 month ओल्ड इन्फेंट, एक 6 महीने का बच्चा है, हैज़ बीन एडमिटेड टू द इमरजेंसी रूम विथ फेब्राइल, ठीक है, फेब्राइल सीजर्स के साथ क्या हुआ है, एक 6 month का बच्चा एडमिट हुआ है, ठीक है। इन द टीचिंग ऑफ द पेरेंट्स द नर्स स्टेट दैट, मतलब ये पेरेंट्स को क्या है, एक नर्स क्या होते हैं, टीचिंग कर रही है कि ये क्यों हुआ है। तो सबसे पहले सस्टेन टेम्परेचर एलिवेशन ओवर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट इज जनरली रिलेटेड टू फेब्राइल सीजर, ठीक है। तो सबसे पहले उसका स्टेटमेंट होता है कि 103 डिग्री से ज़्यादा अगर किसी को फीवर है, सस्टेनेबल है, तो वो क्या होगा, फेब्राइल सीजर कोज करेगा। तो ये क्या इस रॉन्ग और राइट, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें क्या होता है कि जो भी सीजर होता है जनरली क्या होता है 101 डिग्री से ज़्यादा, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा अगर पेशेंट को ये फीवर रहता है, प्रोलोंग एलिवेशन रहता है, उसकी वजह से, सस्टेन नहीं प्रोलोंग एलिवेशन रहता है, उसकी वजह से क्या होता है, फेब्राइल सीजर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रॉन्ग हो गया। फिर उससे फेब्राइल सीजर डू नॉट यूजुअली रियकर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फेब्राइल सीजर होते हैं, वो क्या होते हैं में रियकर और मोर लाइकली टू डू व्हेन द फर्स्ट सीजर अकर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ की जो ये बच्चा क्या है 6 month का, जो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ होता है ना बच्चे का, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, फेब्राइल सीजर्स आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर थर्ड वन क्या है, देयर इज अ लिटिल रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट एंड मेंटल रिटार्डेशन एज इक्वली टू द फेब्राइल सीजर्स, ठीक है। देयर इज अ लिटिल रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, मेंटल रिटार्डेशन और अल्टर्ड बिहेवियर सेकेंडरी टू फेब्राइल सीजर, ठीक है। तो ये राइट है, लिटिल रिस्क है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट के लिए, मेंटल रिटार्डेशन के लिए, ठीक है, अगर फेब्राइल सीजर से पेशेंट को, तो ये नर्स स्टेट करेगी उसको, ठीक है। फिर फेब्राइल सीजर्स आर एसोसिएटेड विथ डिजीज ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो फेब्राइल सीजर ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो केवल सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो डिजीज है उसकी वजह से ही हो सकते हैं, ऐसा कोई स्टेटमेंट राइट नहीं है, ठीक है। फेब्राइल सीजर ऐसे भी आ सकते हैं अगर पेशेंट को सस्टेनेबल फीवर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव है, तो विदाउट एनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज़ के कारण, ठीक है। तो ये कोई एसोसिएटेड नहीं होता इसका कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वो डिजीज़ होगी तो ही फेब्राइल सीजर आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। फिर इसके बाद में होता है 6th क्वेश्चन, उसके बाद में होता है कि एक क्लाइंट डायग्नोस्ड विथ बाइपोलर डिसऑर्डर कंटिन्यूज टू बी हाइपर एक्टिव एंड टू लॉस वेट। तो सबसे पहले बाइपोलर डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट्स क्या होते हैं कि वो हाइपर एक्टिव होते हैं, ठीक है, कभी कभी हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, कभी कभी बिल्कुल लो हो जाते हैं ना। टू लूज वेट लूज क्यों होता है कि उनका वो एक जगह बैठ नहीं सकते हैं पेशेंट, ठीक है, इधर उधर भागते रहते हैं, तो हम उनको लिए क्या करते हैं, फिंगर फूड फीडिंग करते हैं। मतलब फिंगर फूड फीडिंग का मतलब क्या होता है कि उनको जैसे भी कोई रोटी में रोल बना के दे दिया ताकि वो चलते चलते भी खा सके, ऐसे फूड उनको ऑफर करते हैं जो अपनी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं उस दौरान भी वो क्या है, वो फूड ले सके अच्छे से, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशन इंटरवेंशन करेगी एक नर्सिंग ऑफिसर, क्या करेगी उसको, तो स्मॉल फ्रिक्वेंट फीडिंग ऑफ फूड्स दैट कैन बी कैरिड, ठीक है, स्मॉल फ्रिक्वेंट ऑफ फूड दैट कैन बी कैरिड, ये सबसे पहले ये करेगी, ठीक है। जो भी फूड होगा वो क्या करे उसके साथ में वो खा सके, उस एडिक्वेट मील उसको, क्योंकि वो क्या होता है बहुत लंबे टाइम तक बैठ के खा नहीं सकता है पेशेंट, तो बैठ के खा नहीं सकता है, तो नर्सिंग ऑफिसर को क्या करना है कि सबसे पहले उसको ऐसा फूड देना है जिससे वो कैरी कर सके, चलते फिरते भी खा सके। तो जैसे मैंने बताया कि जो भी चपाती जो उसका रोल बना के उसको दे दिया ताकि उसकी जो न्यूट्रिशनल डिमांड है वो भी कंप्लीट हो सके और पेशेंट के लिए कोई दिक्कत भी ना हो, ठीक है। ट्यूब फीडिंग कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि ट्यूब फीडिंग कर दी तो लो अल्टरनेटिव ऑप्शन। अगर पेशेंट को और कोई डिजीज़ कंडीशंस होगी तो हम तब सोच सकते हैं कि बिल्कुल ही पेशेंट फिंगर फूड के लिए भी सस्टेन नहीं है, फिंगर फूड भी नहीं खा रहा है, तो हम बाद में सेकेंडरी ऑप्शन है, पहले हम ट्राई करेंगे कि उसको स्मॉल फ्रिक्वेंट मील दें, ठीक है। तो कोई ऑप्शन नहीं है। अलाउिंग हिम टू ईट व्हेन एंड व्हाट ही वांट, वो तो कभी खाना ही नहीं चाहेगा, वो तो इधर उधर अपनी एक्टिविटीज़ करना चाहेगा, तो ऐसा हम अलाउ करके वो तो उसकी कभी न्यूट्रिशन नीड कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। गिविंग हिम ए क्वाइट प्लेस वेयर ही कैन सिट डाउन टू ईट मील, बैठता ही नहीं है पेशेंट बाइपोलर डिसऑर्डर्स का, वो इधर उधर घूमता ही रहता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा कि जो भी क्लाइंट होता है,
ठीक है। मैनिक पेशेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैठ नहीं पाते, तो उसके लिए वो फुल मील तो खा ही नहीं सकते, तो ये सारे ऑप्शंस रॉन्ग हो गए। तो हम इसको क्या देंगे, स्मॉल फ्रिक्वेंट फीडिंग देंगे, ठीक है, और उसको बोलते हैं फिंगर फूड, ठीक है। तो ये होगा इसका। फिर उसके बाद में आता है 7th क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ए। तो 7th क्वेश्चन आता है, ए क्लाइंट विथ बाइपोलर डिसऑर्डर टेकिंग लिथियम टेस्ट द नर्स दैट ही हैज़ रिंगिंग इन हिज ईयर्स, ब्लड विजन एंड डायरिया। तो जो लिथियम, अब क्या हो रहा है, पेशेंट क्या हो रहा है, लिथियम हो रहा है। तो अगर सबसे पहले तो लिथियम टॉक्सिसिटी हो गई इसको। अब लिथियम टॉक्सिसिटी का मुझे कैसे पता चला, लिथियम टॉक्सिसिटी के ANV, एनोरोजन, सॉरी, ये नोजिया वोमिटिंग, ठीक है, रिंगिंग इन हिज ईयर्स, ठीक है, रिंगिंग इन ईयर्स ये भी एक टॉक्सिसिटी का वो है, साइन है, ठीक है। ब्लड विजन हो रहा है उसको, डायरिया हो रहा है उसको, ठीक है। तो ये क्या है, लिथियम टॉक्सिसिटी का एक वो है साइन एंड सिम्टम जो पेशेंट को आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले नर्स क्या करेंगी, स्लाइट ट्रेमर्स इन हिज लेफ्ट हैंड एंड स्लरिंग पैटर्न टू हिज, और नर्स क्या नोटिस करती है कि स्लाइट ट्रेमर्स हो रहे हो उसके जो लेफ्ट हैंड है उसमें, और उसका जो स्पीच पैटर्न है वो स्लर हो रहा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड बी टेकन बाय द नर्सिंग ऑफिसर। तो सबसे पहले वो क्या करेगी, स्टेट डोज ऑफ द लिथियम इज नेसेसरी, एडमिनिस्टर करेंगे। पहले उसको लिथियम टॉक्सिसिटी हो रही है और एडमिनिस्टर करेगी और टॉक्सिसिटी में चला जाएगा और पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी, ठीक है। रिकॉग्नाइज दिस इज द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स टू लिथियम, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स है नहीं, ये एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं है, लिथियम टॉक्सिसिटी है। रिक्वेस्ट एन ऑर्डर टू फॉर स्टेट ब्लड लिथियम लेवल, यस। सबसे पहले वो करेगी, डॉक्टर को बोलेगी कि आप एक ब्लड जो इसका क्या है, एक ब्लड लिथियम लेवल को रिकॉग्नाइज करेगी, फिर उसमें देखेंगे कितना उसका क्या है, सोडियम का लेवल है, ठीक है, सॉरी लिथियम का लेवल है। लिथियम के लेवल के बाद में वो रिकॉग्नाइज करेंगी कि उसको सीवियर टॉक्सिसिटी हुई है या मॉडरेट टॉक्सिसिटी हुई है या मिनिमल टॉक्सिसिटी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग उसका क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। अगर सीवियर टॉक्सिसिटी है तो पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, डायलिसिस करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर गिव एन ओरल डोज ऑफ द लिथियम एंटीडोट, लिथियम का कोई नॉन एंटीडोट नहीं है, सबसे पहले तो ऐसा कोई नॉन एंटीडोट नहीं है फॉर लिथियम, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। सबसे पहले वो क्या करेगी, ब्लड लिथियम लेवल को रिकॉग्नाइज करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको ट्रीट करेंगे कि कौन सा वो है। फिर 8वां क्वेश्चन नंबर 8, तो इसमें आता है, ए डायग्नोसिस ऑफ हेपेटाइटिस सी इज कंफर्म्ड बाय ए मेल क्लाइंट्स फिजिशियन। जो मेल क्लाइंट का फिजिशियन है उसको हेपेटाइटिस सी डायग्नोस हुआ है। द नर्सिंग ऑफिसर शुड बी नॉलेजेबल ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द हेपेटाइटिस ए बी सी। तो हेपेटाइटिस ए बी सी में क्या डिफरेंस होता है उसको इतना नॉलेज होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस सी के लिए क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तो सबसे पहले द पोटेंशियल फॉर क्रोनिक लीवर डिजीज इन मिनिमल, ठीक है। तो जो हेपेटाइटिस सी एंड बी है, जो क्रोनिक लीवर डिजीज को मिनिमल नहीं होता, मैक्सिमल होता है इसका ना। तो ये रिजल्ट कर सकते हैं बी एंड सी में, दोनों में क्रोनिक लीवर डिजीज होती है, ठीक है। द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स अब्रप्ट, ठीक है। जो हेपेटाइटिस सी होता है वो क्या होता है, इसका क्या होता है कि जो भी हेपेटाइटिस सी एंड बी है वो इंसिडियस होता है, ठीक है, अचानक, अब्रप्ट नहीं, इंसिडियस, मतलब सॉरी, ये अब्रप्ट नहीं होता है, इंसिडियस होता है, मतलब कि धीरे धीरे करके होता है, ठीक है। ऑनसेट इसका धीरे धीरे होता है, इसे अब्रप्ट नहीं होता है, ठीक है। द इंक्यूबेशन पीरियड इज 2 to 26 वीक, दिस इज द राइट। तो जो ए बी एंड सी होता है इनके इंक्यूबेशन पीरियड कितने होते हैं, जो ए होता है उसका 2 to 6 वीक्स होता है, जो बी होता है उसका 6 to 20 वीक्स होता है, एंड जो सी होता है उसका 2 to 26 वीक होता है। दिस इज द इंक्यूबेशन पीरियड फॉर ए बी सी, ये याद रखना है, ठीक है। फिर देयर इज द इफेक्टिव वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी बट नॉट फॉर हेपेटाइटिस सी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हेपेटाइटिस बी है, जो हेपेटाइटिस बी है वो ओनली हेपेटाइटिस बी है वही इफेक्टिव वैक्सीन, हेपेटाइटिस सी के लिए तो कोई वैक्सीन ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो गया।
फिर होता है, इसका आंसर हो गया सी। फिर होता है क्वेश्चन नंबर 9, हाइपोक्सिमिया इज हाइपोक्सिया, सॉरी नॉट हाइपोक्सिमिया, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाइपोक्सिया और हाइपोक्सिमिया। हाइपोक्सिया क्या होता है, ऑक्सीजन लो इन टिश्यूज, और हाइपोक्जेमिया क्या होता है, जेमिया, ब्लड में क्या हो जाए, O2 डिक्रीज हो जाए। ठीक है, तो हाइपोक्सिया इज द प्राइमरी प्रॉब्लम रिलेटेड टू नियर ड्राउनिंग विक्टिम्स। ठीक है, द फर्स्ट ऑर्गन दैट सस्टेन इरिवर्सिबल डैमेज आफ्टर सबमर्जन इन वाटर। कोई इंसान क्या हो रहा है, कोई भी क्लाइंट है वो क्या हो रहा है, वाटर में सबमर्ज हो रहा है, तो सबसे पहले कौन से सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा, तो याद रखना है सॉरी किडनी, ठीक है, किडनी, हार्ट, लंग्स, तीनों क्या होते हैं आफ्टर द मिनिमम उनको ना 30 मिनट्स तो उन पर इफेक्ट पड़ने में लगता ही है। बट जो ब्रेन होता है विद इन 5 मिनट्स, जो नर्वस सिस्टम है विद इन 5 मिनट्स सबसे पहले ऑर्गन जो डैमेज होना स्टार्ट करेगा वो होता है ब्रेन। इरिवर्सिबल डैमेज होता है इसमें 4 to 6 मिनट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रेन पे इफेक्ट पड़ेगा इसमें, तो इसका आंसर हो गया बी। फिर होता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर ए क्लाइंट विद बाइपोलर डिसऑर्डर। मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सी एक्टिविटीज होगी फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए एक क्लाइंट विद बाइपोलर डिसऑर्डर। तो हमने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पढ़ा था कि ये क्लाइंट्स क्या होते हैं, मैनिक होते हैं, एक जगह बैठ के ना तो कुछ खा सकते हैं ना ही कुछ वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके लिए, और वो किसी चीज़ के लिए ना कंपटीशन वाले क्लाइंट से ये सब नहीं करवाना है कि किसी चीज़ के लिए कंपटीशन नहीं करवाना है उनको। तो प्लेइंग कार्ड विथ अदर्स, अगर कोई इंसान है वो कार्ड प्ले कर रहा है तो ये क्या होता है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव होता है उनके लिए, वो कॉम्पिटिशन वाले एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व नहीं करना है, तो कॉम्पिटिटिव है तो ये वाला नहीं करवाएंगे हम उनसे। फिर उसके बाद में होता है, इसमें क्या करता है क्लाइंट, क्या होता है अगर कॉम्पिटिटिव होगा, वो हार रहे होंगे तो वो क्या करेंगे, वो एब्यूजिव बिहेवियर करने लग जाएंगे अदर क्लाइंट्स के अगेंस्ट। ठीक है, फिर दूसरा होता है कि वर्किंग क्रॉसवर्ड पजल्स, जो पजल्स होते हैं ना उनमें क्या होता है, थोड़ा अटेंशन स्पान क्या होता है उसकी ज़रूरत होती है, पर जो मैनिक पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है, अटेंशन स्पान बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो वो टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे शॉर्ट अटेंशन स्पान की वजह से, तो उनमें क्या होगा, डिमोटिवेशन आ जाएगा, तो ये वाला भी नहीं करवाएंगे। प्लेइंग टेनिस विथ ए स्टाफ मेंबर को पता है कि उसका जो लाइफ अटेंशन स्पान है वो शॉर्ट है, उसके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उसके साथ में एक अकोबाइड करना है सारी चीज़ों को, तो इंटरेक्ट कैसे करना है थेराप्यूटिकली, वो सब उसको पता है। तो हम क्या करेंगे, जो भी उसकी एक्सेस एनर्जी है उसको एक्सपांड करेंगे थ्रू द टेनिस, तो हम ये वाला करवाएंगे। ठीक है, सेविंग बीट्स ऑन ए लेदर बेल्ट, तो सेविंग्स बीट, इसमें क्या होगा कि फाइन मोटर स्किल्स की क्या होती है, ज़रूरत होती है, और ये क्या होता है, बहुत ही वेरी टेडियस होता है। ठीक है, तो इसमें ये वाली चीज़ें भी हम नहीं करवाएंगे। फाइन मोटर तो उसकी इतनी वैसे भी स्किल्स इतनी वो नहीं होती है उस मैनिक पेशेंट्स में। ठीक है, फिर होता है नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब द माई चैनल एंड कमेंट डाउन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। थैंक यू, बाय बाय।